All right, kids, assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, today we are continuing the topic of depreciation. ये टॉपिक हमारे लिए नया नहीं है। हम कई दफ़ा ये टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। डेप्रिसिएशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने कई दफ़ा एडजस्ट किया है। हम डेप्रिसिएशन को पहले पढ़ चुके हैं, काफ़ी डिटेल में उनके मेथड्स को पढ़ा हुआ है हमने। और यही नहीं, हमने न्यूमेरिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लेवल तक अप्लाई भी किया हुआ है। आज की क्लास या आज से जो क्लासेस डेप्रिसिएशन की स्टार्ट हो रही हैं, उनका कोर मकसद एक ही है, द लेजर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग टी अकाउंट्स एग्जामिनेशन में एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है, एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस to not only accommodate depreciation in financial statements, but also be able to produce ledger accounts of depreciation and ledgers related to depreciation. Depreciation एक अकेला अकाउंट नहीं है, इससे रिलेटेड और भी अकाउंट्स हैं। तो आज की क्लास से जो हमारा कंटेंट शुरू होगा वो मकसद लेजर्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Let me quickly just get a review of depreciation right at the core। बिल्कुल बेसिक्स में जाके अगर हम डेप्रिसिएशन को रीकैप करें, बिल्कुल बेसिक्स में जाके नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। डेप्रिसिएशन, तो सर व्हाट डू वी मीन बाय डेप्रिसिएशन? क्या है ये टर्म, क्या है ये वर्ड डेप्रिसिएशन? We all know, we have studied this, fall in the value of a non-current asset। हम सबने ये पढ़ा हुआ है कि डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट। किसी भी नॉन करंट एसेट की वैल्यू में कमी आ जाए तो सवाल आ जाता है कि सर क्यों आ जाती है ये कमी? वाई इज दैट सो? सर क्यों आएगी कमी? सर क्या वजह है कि नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम हो जाए? ऐसी क्या वजह है कि सर नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम हो जाए? तो चेक कीजिएगा, हमारे पास बहुत सारी रीजंस हैं। सर हमने ये रीजंस ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, सबसे पहली रीजन वेयर एंड टेयर, उसके बाद ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सलीट हो जाना, आउटडेट हो जाना, राइट? टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, नॉन करंट एसेट पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, वैल्यू कम हो जाएगी बिकॉज इट इज आउटडेटेड, ऑब्सोलीट। इसके बाद हमारे पास एसेट की यूजफुल लाइफ की वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है। देयर आर मैनी एसेट जिनकी एक सर्टेन यूजफुल लाइफ है, एक सर्टेन स्टेटेड लाइफ है, वो उस लाइफ के लिए ही बने हैं, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं चलेंगे। तो अपने ओवर टाइम वो अपनी वैल्यू लूज करते चले जाएंगे क्योंकि हम उन्हें यूज करते जा रहे हैं, उनकी लाइफ खत्म होती जा रही है। इसी तरीके से हमारे पास इकोनॉमिकल रीजंस आ जाती हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल रीजंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सचेंज पैरामीटर्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और उसकी वजह से अगर नॉन करंट एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, उसे हम डेप्रिसिएशन ट्रीट करते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। और एक आखिरी हमारे पास होता है एग्जॉशन। अच्छा, एग्जॉशन के बारे में ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि इट प्रिसाइजली बिलोंग टू टू मिनरल डिपॉजिट्स। ये मिनरल डिपॉजिट्स, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड लैंड, हमने ये पढ़ा हुआ है। यू ऑल नो दिस। Land is the only non-current asset that do not depreciate. Rather, it appreciates over time. वाहिद नॉन करंट एसेट है जो ओवर टाइम एप्रिशिएट होता है अनलेस लैंड हैज नेचुरल रिसोर्सेस।
तो टेक्निकली लैंड डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, वो नेचुरल रिसोर्सेस डिप्लीट हो रहे हैं, आसान अल्फाजों में एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे वो नेचुरल रिसोर्स खत्म होता चले जाएगा, एग्जॉस्ट होता चले आएगा, डिप्लीट होता चले आएगा, वो अपनी वैल्यू लूज करता चले आएगा, क्योंकि रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं। आज से 20 साल पहले सुई, अगर हम सुई के इलाके के रिजर्व्स की बात करें, तो जो उसकी वैल्यूएशन थी 20 साल पहले, आज कम होगी सर। रीजन बीइंग, आज रिजर्व्स कम है। आज रिजर्व्स कम है, 20 सालों में हमने बहुत सारा रिजर्व यूज कर लिया। तो द नॉन करंट एसेट इन फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज लूजिंग इट्स वैल्यू, एग्जॉशन, डेप्लीशन, राइट। तो सर डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट। अब यहां पर रिकैप करा रहा हूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म इसके साथ आता है। स्टूडेंट उस टर्म को देखते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर डेप्रिसिएशन तो बहुत अच्छे से समझ आ गया, आपने बहुत अच्छे से समझा भी दिया। भाई अपनी तारीफ थोड़ी खुद तो बनती है ना, थोड़ी सी अपनी तारीफ तो बनती है। तो सर आपने डेप्रिसिएशन बहुत अच्छे से समझा भी दिया, हमें समझ भी आ गया, लेकिन सर ये क्या चीज है? ये क्या है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? सर ये भी कोई चीज होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? सर अगर डेप्रिसिएशन फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट है, तो फिर ये प्रोविजन क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? तो नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन, बिकॉज depreciation is not a confirmed value, therefore it is estimated as provision through following methods। तो नोट कीजिएगा इस बात को, सर डेप्रिसिएशन है ना, ये कंफर्म वैल्यू नहीं है। डेप्रिसिएशन कंफर्म वैल्यू नहीं होती, इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। अकाउंटिंग में बहुत कम चीजें सब्जेक्टिव हैं। आई रिपीट, अकाउंटिंग में हमारी बहुत कम चीजें सब्जेक्टिव हैं, ओपिनियन बेस्ड हैं, बहुत कम चीजें उनमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आता है सर। बाकी सारी चीजें फैक्चुअल कॉस्ट वैल्यू पे बेस करती हैं। दिस डेप्रिसिएशन ये ओपिनियन बेस्ड है। एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी देता हूं सर कैसे। जिसे मिसाल के तौर पे अंडरस्टैंड कीजिएगा, दो बिजनेसेस हैं, ये चेक कीजिएगा, वी हैव टू बिजनेसेस, दोनों राइवल्स हैं, गुड राइवल्स, गुड कंपैटिटर्स, और एक दूसरे के सामने बस रोड क्रॉस के डिस्टेंस पे मौजूद हैं। दोनों सेम इंडस्ट्री में हैं, सेम कंज्यूमर मार्केट में ऑपरेट करते हैं, और दोनों बहुत हद तक सिमिलर लेवल के बिजनेसेस हैं। इफ वी वांट टू कंपेयर देम, वी हैव गुड कॉमन ग्राउंड्स कंपेयरिंग देम, ठीक है ना। दोनों ने लेट सपोज एक एक नई मोटर व्हीकल खरीदी है $100,000 की, 100,000 की। दोनों बिजनेसेस ने अपने अपने पास मोटर व्हीकल्स खरीदी हैं, मोटर व्हीकल खरीदी है फॉर डिलीवरी पर्पस। उन्होंने कोई नया मोटर व्हीकल खरीदा है, दोनों ने इंडिविजुअली 1 लाख ईच फॉर डिलीवरी पर्पस, राइट। अब हम सबको पता है ये मोटर व्हीकल डिलीवरी के लिए यूज होगा। जब ये मोटर व्हीकल यूज होगा तो वेयर एंड टेयर भी हो रहा होगा, इसकी यूजफुल लाइफ भी कम हो रही होगी, दोनों चीजें अप्लाई हो रही होंगी। पॉइंट हियर इज के नॉन करंट एसेट मोटर व्हीकल अपनी वैल्यू लूज कर रहा होगा। अब अंडरस्टैंड करना, वैल्यू कितनी लूज कर रहा है ये गारंटी नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि मोटर व्हीकल ने कितनी वैल्यू लूज करी, अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम इसको मार्केट में बेच के ना आ जाए।
अब मिसाल के तौर पे अगर बिजनेस ए, लेट सपोज अगर बिजनेस ए ये कहता है कि हमारे हिसाब से हमारे व्हीकल की डेप्रिसिएशन 20,000 हुई है, तो अंडरस्टैंड करना ये प्रोविजन है, दिस इज प्रोविजन, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, कंफर्मेशन नहीं है, दिस इज एन एस्टिमेशन। और हो सकता है बिजनेस बी बोले हमारे मोटर व्हीकल की तो वैल्यू सिर्फ 5,000 कम हुई है, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, दोनों सही हैं, हम दोनों में से किसी को भी गलत नहीं कह सकते, दे बोथ आर राइट, क्योंकि डेप्रिसिएशन कंफर्म वैल्यू नहीं है। तो सुन लीजिएगा इस बात को, बिजनेस डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करता है। आई रिपीट, बिजनेस डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करता है। अब एस्टिमेट करने के नाम उन्होंने प्रोविजन रखा है, एस्टिमेटेड एज प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है एस्टिमेशन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की एस्टिमेशन। सवाल यह बनता है इस वक्त, हाउ टू एस्टिमेट सर, कैसे? ये बिजनेस ए ने 20,000 की एस्टिमेशन निकाली है, कुछ तो किया होगा ना निकालने के लिए, कोई तो तरीका होगा। बिजनेस बी ने 5,000 की वैल्यू निकाली है, बहुत फर्क है, लेकिन कोई तो तरीका होगा इनकी डेप्रिसिएशन एस्टिमेट करने का। तो आप चेक करो, आगे ही लिखा हुआ है एस्टिमेटेड एज प्रोविजन थ्रू फॉलोइंग मेथड्स। हम ये बात पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि डेप्रिसिएशन के टोटल, प्रोविजन के टोटल 3 मेथड्स होते हैं, ये चेक कीजिएगा, 3 मेथड्स। हम सब ने ये 3 मेथड्स बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं। हम सबका सबसे फेवरेट, हाँ यूजुअली स्टूडेंट्स को ये रिलेटिवली थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि ये सीधा सीधा होता है, इसका नाम भी सीधा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। हम सबने ये पढ़ा हुआ है कि सर पहला मेथड होता है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में चेक कीजिएगा, हम डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट वैल्यू के ऊपर, कॉस्ट वैल्यू के ऊपर। जितने रुपए का नॉन करंट एसेट खरीदा है वो उसकी कॉस्ट है, सारी जिंदगी कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन एस्टिमेट करेंगे, कॉस्ट को यूज करेंगे डेप्रिसिएशन एस्टिमेट करने के लिए, दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड, we'll estimate depreciation by using cost value। दूसरा मेथड जो आम तौर पे पसंद नहीं आता, वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो सर रिड्यूसिंग बैलेंस में हम डेप्रिसिएशन एस्टिमेट करते हैं नेट बुक वैल्यू के ऊपर। ये हम सबको पता है कि इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन और वी एस्टिमेट डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग नेट बुक वैल्यू। अगर यहां पे आप में से किसी के माइंड में इस वक्त ये सवाल आ रहा है कि सर नेट बुक वैल्यू क्या होती है, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, कॉस्ट माइनस टोटल प्रीवियस डेप्रीसिएशन। आसान अल्फाजों में इसको याद दिला दूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ये टर्म यूज होता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ट्रायल बैलेंस में, इवन जो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस होंगे अक्सर ये वर्ड यूज हुआ हुआ होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड का मतलब ही टोटल है, और वो प्रीवियस डेप्रिसिएशन है, पीछे से एक्यूमुलेट होते हुए आ रही है। तो जब कॉस्ट में से हम पुरानी डेप्रिसिएशन को माइनस करा देते हैं, तो जो वैल्यू हमें मिलती है वो नेट बुक वैल्यू होती है, दैट इज नेट बुक वैल्यू। और तीसरा मेथड होता है हमारे पास, चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा, रीवैल्यूएशन मेथड। ये हमारा तीसरा मेथड होता है, रीवैल्यूएशन मेथड। ये हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में पढ़ते हैं, ये हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में पढ़ते हैं। बाकी दो मेथड्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। इज दिस राइट? ऐसा ही है ना? तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल लाजमी सामने आते हैं।
पहला सवाल जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द क्वेश्चन, पहला सवाल जो हमारे पास बनता है, हाउ PFDD इज ट्रीटेड। अच्छा, इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है राइट नाउ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन टूडेज क्लास एंड इवन अपकमिंग क्लासेस और डेप्रिसिएशन के टॉपिक से रिलेटेड। हाउ PFDD इज, सॉरी PFD, नॉट DD। ये तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो जाता, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हाउ PFD is treated in financial statements। तो नोट कीजिएगा, हमने अब तक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को प्रीवियसली जितना भी पढ़ा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ही पढ़ा है। हमारी अकाउंटिंग का सबसे कोर और सबसे पहला मकसद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। राइट एट द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अगर किसी न्यूबी को अकाउंटिंग से इंट्रोड्यूस करना होता है तो उस वक्त उसको यह पढ़ाया जाता है कि अकाउंटिंग का जो फाइनल प्रोडक्ट है, आउटकम, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो डेप्रीसिएशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी पार्ट बनते हैं और डेप्रीसिएशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट भी करते हैं। तो सवाल आ जाता है, सर कैसे ट्रीट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? तो नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, आपके सामने इसकी इसकी डिस्क्रिप्शन, इसका जवाब लिखने जा रहा हूं। PFD इज ट्रांसफर्ड, इस वर्ड पे फोकस रखिएगा। जब मैं लेजर्स पढ़ा रहा हूंगा आपको वेरी सून इंशाल्लाह, जब मैं आपको इसके लेजर्स इनिशिएट करूंगा तो उस वक्त मैं आपसे ये वर्ड पूछवाऊंगा कि बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इसको क्या करते हैं? तो आप जवाब देंगे सर ट्रांसफर करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रांसफर करते हैं। नोट कीजिएगा, सर कैसे ट्रांसफर करते हैं? इज ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट as an expense, current year's depreciation is treated as an expense in income statement। तो अब आप ये देखें, हमने ये बात पढ़ी है, हमने ये बात अंडरस्टैंड भी की हुई है कि सर इनकम स्टेटमेंट में मेजरली दो ही चीजें आती हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम मतलब रेवेन्यू, एक्सपेंसेस मतलब कॉस्ट। तो वन ऑफ द कॉस्ट ऑफ डूइंग अ बिजनेस इज लूजिंग द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। आप में से हो सकता है कोई ये पूछना चाहे या हो सकता है किसी के माइंड में इस वक्त ये सवाल हो, सर हाउ PFD is treated as an expense? I mean, why? Because our assets are losing value. आप मुझे खुद बताएं, खुद खुद बताएं आप, अगर हमारा नॉन करंट एसेट हमारा वैल्यू लूज कर रहा हो तो ये हमारे लिए फायदा है या नुकसान है? चलो आप बता दो, आप बताएं, खुद बताएं। आप मुझे बताएं कि अगर हमारा नॉन करंट एसेट वैल्यू लूज कर रहा हो तो ये हमारे लिए फायदा हुआ या नुकसान हुआ? है ना? तो एक्सपेंस हो गया ना बिजनेस का, बिजनेस का एक्सपेंस बन गया। ये बिजनेस की, सुनना जरा, कॉस्ट है।
बिजनेस करने की कॉस्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कोई बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा हूं अगर, राइट, मैं अगर बिजनेस करने की कोई एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा हूं, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, फोकस कीजिएगा, ये हमारा एसेट जो यूज हो रहा है और यूज होने की वजह से जो वैल्यू लूज कर रहा है, बिकॉज ये वैल्यू इसलिए लूज कर रहा है क्योंकि इसको हमने यूज किया बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए, उसकी वैल्यू लूज हो गई, तो हमारा एक्सपेंस। अब यहां पर मेरे पास एक सवाल आया हुआ है, मैं डेफिनेटली उसका जवाब देना बिल्कुल चाहूंगा इस वक्त। सवाल यह आया हुआ है कि सर व्हाई इट इज एन एक्सपेंस व्हेन वी हैव ऑलरेडी पेड अप फ्रंट फॉर द एसेट। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, इसको ऐसे समझते हैं कि मिसाल के तौर पे हमने बिजनेस करने के लिए एक जनरेटर खरीदा, ठीक है, जनरेटर खरीदा, लेट सपोज हमने 5 मिलियन का, 50 लाख रुपए का। ये पहले बता दूं मटेरियल वैल्यू है हमारे लिए, मटेरियल, मटेरियल मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है ये वैल्यू 50 लाख। अब आप मुझे जरा ये बताओ, क्या ये 50 लाख हमारी जेब से चले गए? यस और नो? क्या ये 50 लाख हमारी जेब से चले गए? अंडरस्टैंड करना, बैंक क्रेडिट, ठीक है, बैंक क्रेडिट। और ये जो बैंक की वैल्यू थी, जो पैसे थे, दे हैव चेंज देयर फॉर्म टू नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट की फॉर्म में ये अब हमारे पास आ गया। फोकस करना, हमारे 50 लाख रुपए जा चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक 50 लाख रुपए खर्चे में नहीं डाले हैं, कॉस्ट में नहीं डाले हैं, बिजनेस के एक्सपेंस में नहीं डाले हैं। 50 लाख रुपए तोड़ तोड़ के एक्सपेंस में जाएंगे। जैसे जैसे हम एसेट को यूज करते चले जाएंगे, एसेट की वैल्यू कम होती चली जाएगी, हम उसे एक्सपेंस में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे, वो पूरे 50 लाख रुपए का एसेट जब हम यूज कर लेंगे, एट द एंड ऑफ द डे, जब वो पूरे 50 लाख रुपए का एसेट हम यूज कर लेंगे, तो वो पूरे 50 लाख रुपए हमारे एक्सपेंस में कन्वर्ट होंगे, बट नॉट ऑन वन शॉट। एक शॉट में नहीं होगा ये काम, तोड़ तोड़ के, जैसे जैसे वो एसेट यूज होता चले जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट की हमारी एक मर्ज क्लास होती है, तो उस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, वन ऑफ द कॉन्सेप्ट अक्रूवल मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये उसका पार्ट है। तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, आई होप इट ये क्लियर होगा। आगे चलते हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। तो सर, क्योंकि हमने नॉन करंट एसेट के लिए पे कर दिया, अब नॉन करंट एसेट को यूज किया, जैसे ही यूज किया वैल्यू लूज हो गई, वैल्यू लूज हुई, नुकसान, बिजनेस को कॉस्ट पड़ गई, बिजनेस के लिए नुकसान, एसेट की वैल्यू कम हो गई, एक्सपेंस ट्रीट होगा, ट्रीट, ठीक है। अब अंडरस्टैंड करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सवाल है हाउ पीएफडी इज ट्रीटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनकम स्टेटमेंट का सिर्फ सवाल नहीं है, सवाल में ये नहीं लिखा है हाउ पीएफडी इज ट्रीटेड इन इनकम स्टेटमेंट, सवाल में लिखा है हाउ पीएफडी इज ट्रीटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम सबको पता है दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, आईएस के बाद एसओएफपी भी तो होती है। सवाल आ जाता है स्टूडेंट का, सर क्या एसओएफपी में भी जाता है कोई डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट होती है? बिल्कुल होती है। अगर मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला पोर्शन रिव्यू कराऊं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट ही नॉन करंट एसेट से होती है, यस और नो? यस और नो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे पहला पोर्शन ही होता है नॉन करंट एसेट। तो सर इसका मतलब है नॉन करंट एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन। तो सर सवाल आ जाता है एसओएफपी में क्या करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में? चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा, टोटल, टोटल डेप्रीसिएशन, टोटल डेप्रीसिएशन का मतलब है प्रीवियस ईयर्स प्लस करंट ईयर। ये चेक करो, टोटल डेप्रीसिएशन, सर टोटल डेप्रीसिएशन का मतलब ये है
कि जो पिछले सालों की डेप्रिसिएशन है, जो पिछले सालों की डेप्रिसिएशन है, जितने सालों से एसेट यूज होता आ रहा है उतने सालों की डेप्रिसिएशन होगी, और सर इस साल की डेप्रिसिएशन, दोनों को मिलाएंगे ना तो टोटल डेप्रिसिएशन मिलेगी। चेक कीजिएगा, इस देन डिडक्टेड फ्रॉम एनसीए कॉस्ट टू फाइंड नेट बुक वैल्यू। तो आप सब ने मेरे साथ ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एसओएफपी में हम पुरानी डेप्रिसिएशन को और इस साल की डेप्रिसिएशन को ऐड करके टोटल डेप्रिसिएशन निकालते हैं, और उस टोटल डेप्रिसिएशन को एनसीए की कॉस्ट से माइनस करते हैं, तो हमें मिलता है नेट बुक वैल्यू। हमारी एसओएफपी 3 कॉलम्स होती है। फर्स्ट कॉलम बिलोंग्स टू कॉस्ट, सेकेंड कॉलम बिलोंग्स टू टोटल डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहां पे ये काम करते हैं कि पुरानी डेप्रिसिएशन और करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं और फिर उसे कॉस्ट से माइनस करते हैं, तो थर्ड कॉलम मिलता है नेट बुक वैल्यू। सर ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो आज का कंटेंट है वो अब स्टार्ट हो रहा है। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड दूसरा सवाल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वो क्या है? नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा। हाउ हाउ PFD is recorded in ledgers। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है स्टूडेंट्स का। अच्छा, आमतौर पे कंफ्यूजन भी यहीं आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बच्चा फिर सीख लेता है या मेमोराइज कर लेता है, याद कर लेता है कि यही काम करना है, फंस जाता है वो आके लेजर्स में कि सर लेजर्स में कैसे रिकॉर्ड करें। जब हम टी अकाउंट्स अगर इसके बनाने लगे तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करें। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, उसकी कंफ्यूजन एक पॉइंट पर आके और बढ़ जाती है, एक पॉइंट पर आके और बढ़ जाती है। और वो पॉइंट क्या है, सुन लीजिएगा। आप लोग मेरे साथ अग्री करेंगे, हमने पढ़ी है अकाउंटिंग साइकिल, हमने पढ़ी है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रांजैक्शन, राइट। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होती है ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन के बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स जिनको हम कहते हैं। उन सोर्स डॉक्यूमेंट से बनाई जाती है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज से हम बनाते हैं लेजर्स। लेजर्स की हम करते हैं बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग से बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डू यू गाइज एग्री विद दैट? क्या ये अकाउंटिंग साइकिल है? दिस इज कॉल्ड कंप्लीट अकाउंटिंग। ये कंप्लीट अकाउंटिंग है, फुल प्रोसेस ऑफ डबल एंट्री। इज दिस राइट? यही है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसका मतलब है कि सर लेजर्स बनते हैं, लेजर्स, लेजर्स की होती है बैलेंसिंग, और फिर बनता है ट्रायल बैलेंस। स्टूडेंट्स है ना, यहां आके कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इस मोमेंट पे आके वो परेशान हो जाते हैं। सर कौन से मोमेंट पे, प्लीज चेक कीजिएगा। सर थोड़ी देर पहले आपने बोला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। थोड़ी देर पहले आपने बोला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। सर हम सब ने तो ये पढ़ा है कि एक्सपेंस डेबिट साइड पर आता है, ऐसे ही है ना? एक्सपेंस डेबिट साइड पर आता है। सर हम रेंट को रिकॉर्ड करते हैं डेबिट पे, वेजेस को रिकॉर्ड करते हैं डेबिट पे, हीट एंड लाइट को रिकॉर्ड करते हैं डेबिट पे। सर ये ट्रायल बैलेंस है, देखें जरा समाना इंटरप्राइजेस का, कैसी मार्केटिंग हो रही है। हाँ, ये ट्रायल बैलेंस है समाना इंटरप्राइजेस का, ठीक है ना? मैंने मल्टीनेशनल बिजनेस का
एग्जाम्पल कंसिडर कर ली यहां पे, राइट? फोकस कीजिएगा, टेंशन दीजिएगा इस बात को। सर इस बिजनेस, इतने बड़े बिजनेस की भी आप नोट करो, रेंट, मार्केटिंग, इंटरेस्ट, टेलीफोन, हीट एंड लाइट, सर ये सब डेबिट पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है। लेकिन सर ये क्या है? डेप्रिसिएशन प्रोविजन क्रेडिट पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है। अगर ये एक्सपेंस होता तो डेबिट पे रिकॉर्ड होना चाहिए था। आपने थोड़ी देर पहले हमें पढ़ाया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। ट्रायल बैलेंस में ये क्रेडिट पे लिखा हुआ है। सर कोई मजाक मजाक तो नहीं कर रहे हमारे साथ? कोई प्रैंक तो नहीं हो रहा? थोड़ी देर में आप ये बोलेंगे अपने अपने कैमरे में हाथ हिला दो, जोक हो रहा था आपके साथ, प्रैंक हो रहा था। सुन लीजिएगा इस बात को, यही कंफ्यूजन दूर करनी है आप लोगों की। इसी का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसीलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेजर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो नोट कीजिएगा और चेक कीजिएगा, जो जो बात यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, मैं पहले यहां पे अपनी बात पूरी लिख दूंगा, इसकी ट्रीटमेंट पूरी लिख दूंगा। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल इसी वर्ड पे आऊंगा, यही हमारा आंसर है और यहीं से हमारे लेजर्स की शुरुआत होगी। तो नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा, मैं आपके सामने बात लिखने जा रहा हूं, हाउ पीएफडी इज रिकॉर्डेड इन लेजर्स। पीएफडी लेजर्स में कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, नोट कीजिएगा, चेक कीजिएगा। PFD, provision for depreciation, PFD reduces the value of non-current asset. Therefore, it is, मैं फिर से एक फॉन्ट कलर चेंज कर रहा हूं, therefore it is recorded, it is recorded, और मैं यहां पे भी इसका भी फॉन्ट कलर चेंज करूंगा, हाउ पी एफ डी इज रिकॉर्डेड। तो रिकॉर्डेड और ट्रीटेड में फर्क है, रिकॉर्डेड और ट्रीटमेंट में फर्क है। तो पी एफ डी reduces the value of NCA, therefore it is recorded as an anti asset, as an एंटी एसेट। सर एंटी एसेट का मतलब है कॉन्ट्रा एसेट। Therefore, it is always credited. Therefore, it is always credited to PFD account. But because it reduces the NCA value, it becomes a cost for the business, for the business. Therefore, it is transferred to, it is transferred to income statement as an expense. अगर आपको डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग और ट्रीटमेंट एक पैसेज में समझनी है तो सर वो ये सवाल सुनिएगा, मेरा जवाब दीजिएगा जल्दी से। क्या डेप्रिसिएशन की वजह से नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम हो रही है, यस और नो?
क्या डेप्रिसिएशन की वजह से नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम हो रही है? यस और नो? राइट, यस, है ना? तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज समथिंग दैट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट? कैन आई से दिस? क्या मैं ये समरी कह सकता हूं अपने लिए कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज समथिंग दैट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट? कैन आई से दिस? है ना, कह सकता हूं ना? सुन लीजिएगा। सो एनीथिंग, anything that is reducing the value of non-current asset, anti-asset, anti-asset, contra asset, asset के अगेंस्ट, asset की वैल्यू को कम कर देगा। समझिएगा इस बात को। डेप्रिसिएशन एनसीए की वैल्यू कम कर रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एनसीए की वैल्यू को कम कर रहा है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया हमारे लिए कॉन्ट्रा एसेट। ठीक है, कॉन्ट्रा एसेट। लेकिन सर ये बिजनेस की कॉस्ट भी तो है, ये बिजनेस की कॉस्ट भी तो है, बिजनेस की को नुकसान भी तो हो रहा है। तो इसलिए हम इसको इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो अगर मैं एक समरी बोल दूं ना यहां पे, समरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड एज एन एंटी एसेट, ट्रांसफर्ड एज एन एक्सपेंस। सिंपल। दोबारा रिपीट कर देता हूं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड एज एन एंटी एसेट, recorded as an anti-asset, transferred as an expense, transferred as an expense और treated as an expense। रिकॉर्ड होता है एंटी एसेट के तौर पे, ट्रीट होता है इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे। सवाल आ जाता है स्टूडेंट का, सर ये काम हम कैसे करते हैं, ये काम हम कैसे करते हैं? तो फोकस कीजिएगा, इसकी हमारे पास है ना डबल एंट्री है, इसकी हमारे पास डबल एंट्री है, हर चीज की एंट्रीज मौजूद है हमारे पास, हर चीज की। तो इसकी भी डबल एंट्री मौजूद है, ये चेक कीजिएगा। सवाल आ जाता है, सर क्या डबल एंट्री है? व्हाट इज द डबल एंट्री फॉर पीएफडी? सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की क्या डबल एंट्री है? जल्दी से मुझे बताओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है? नेचर, एंड आई वांट टू सी आंसर्स ओवर हियर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है? नेचर अभी बताया। रिकॉर्ड कैसे करते हैं हम इसको? एंटी एसेट, राइट, एंटी एसेट। हाँ, अब आप मुझे ये बताओ, एसेट कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होता है? एसेट कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होता है? एसेट कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होता है? यस प्लीज। एसेट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है ना? ऐसे ही है ना, एसेट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो ये बताओ एंटी एसेट कहां रिकॉर्ड होगा? एंटी एसेट कहां रिकॉर्ड होगा? एंटी एसेट कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड पे। एंटी एसेट कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड पे। तो ये चेक कीजिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रेडिट, ये चेक कर लो जरा। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, और क्यों क्रेडिट करते हैं ये चेक कर लेना भैया। क्यों इसको क्रेडिट करते हैं? क्योंकि ये है एंटी एसेट। ये लीजिए, क्योंकि ये है एंटी एसेट, रिकॉर्डेड एज एन एंटी एसेट। आई रिपीट, रिकॉर्डेड एज एन एंटी एसेट, देयरफॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड। एसेट डेबिट होता है, एंटी एसेट क्रेडिट होगा, इसको क्रेडिट कर दिया। अंडरस्टैंड करना सर, डबल एंट्री, डबल एंट्री। तो सुन लीजिएगा, वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा। रिकॉर्डेड एज एन एंटी एसेट, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। तो इसको हम ट्रांसफर करते हैं। चेक कीजिएगा, इसको हम ट्रांसफर करते हैं। सर कहां ट्रांसफर करते हैं? इनकम स्टेटमेंट में। कहां ट्रांसफर करते हैं? इनकम स्टेटमेंट में। तो टेक्निकली इनकम स्टेटमेंट डेबिट।
और इनकम स्टेटमेंट सर क्यों डेबिट हो रही है? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में ये आ रहा है एज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस डेबिट साइड पर आता है, तो हमने इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दिया। इनकम स्टेटमेंट में जो भी इनकम आएंगी, जो भी इनकम आएंगी वो इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट करेंगी। तो इनकम स्टेटमेंट में जो एक्सपेंसेस आएंगे वो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे ट्रांसफर किया जाता है, देयरफॉर इनकम स्टेटमेंट डेबिट। अब आप ये फोकस करना, चेक करना, पीएफडी रिकॉर्डेड एज एन एंटी एसेट, ठीक है, therefore it is always credited to पीएफडी अकाउंट। इसको पीएफडी अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे, इसको हम पीएफडी अकाउंट में क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट है, एंटी एसेट। इट इज ट्रांसफर्ड टू इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस। तो आपके सामने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की ये पूरी डबल एंट्री आ गई सामने। रिकॉर्ड करते हैं एज एन एंटी एसेट क्योंकि ये एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है। ट्रांसफर करते हैं इनकम स्टेटमेंट में क्योंकि हम इसे इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये हमें नुकसान दे रहा है, हमारे बिजनेस की नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू को ये कम कर रहा है। मुझे ये बताएं, क्या यहां तक बात समझ आई? यस प्लीज। यहां पर हमारे पास एक सवाल आया हुआ है कि सर अगर वैल्यू बढ़ गई, जैसे लैंड की वैल्यू ओवर टाइम बढ़ जाती है, तो फिर तो ये डबल एंट्री नहीं होगी, ऑब्वियसली ये डबल एंट्री नहीं होगी। अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये डबल एंट्री है डेप्रिसिएशन की। लैंड डज नॉट डेप्रिशिएट, तो फिर ये लैंड पे अप्लाई नहीं होगा, और लैंड के लिए फिर हम रीवैल्यूएशन वाली डबल एंट्री यूज करते हैं, तो वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। रीवैल्यूएशन जो है ऑफ नॉन करंट एसेट, वो हमारा टॉपिक नहीं है। रीवैल्यूएशन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन, हाँ ये जरूर टॉपिक का पार्ट होगा, तो वो दो अलग चीज है। रीवैल्यूएशन इंक्रीमेंट, वहां तो डेप्रिसिएशन हो ही नहीं रही, तो वो इस टॉपिक से बियॉन्ड है फिलहाल हमारे पास। ये उन तमाम नॉन करंट एसेट के ऊपर अप्लाई होगी ये डबल एंट्री जो डेप्रिशिएट होते हैं। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। इससे पहले कि मैं लेजर्स इनिशिएट करूं आपके सामने, सबसे ज्यादा इंतजार उसी का है। हाँ, तो सबसे ज्यादा जिसका इंतजार होता है वो इंतजार कराते हुए अच्छा भी लगता है ना? नोट कीजिएगा, इससे पहले कि मैं डेप्रिसिएशन को के लेजर्स को इनिशिएट करूं, आप लोगों को एक चीज इस मौके पे राइट नाउ पढ़ाना बहुत जरूरी है, और वो है पॉलिसीज ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आप लोगों को शायद इस बात का इल्म हो या ना हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यकीनन होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं होगा, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होगा, और जिनको पता भी होगा हो सकता है माइंड से स्लिप हुआ हो, रिकैप की जरूरत हो। तो सर अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमारे पास यस बिल्कुल साथ एब्सोल्युटली, बिल्कुल 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 यही है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, पॉलिसीज ऑफ पीएफडी में हमारे पास दो मेन पॉलिसीज होती हैं। देयर आर टू मेन पॉलिसीज, दो मेन पॉलिसीज होती हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। सर क्या है वो पॉलिसीज? चेक कीजिएगा। पॉलिसी ए, पहली पॉलिसी, पॉलिसी ए, पॉलिसी ए बोलो पॉलिसी वन बोलो, एक ही बात है। फुल years, full years depreciation to be charged in the year of purchase, but none in the year of
डिस्पोजल। अब आप देखो हमारी अकाउंटिंग की दो मेन पॉलिसीज हैं, अकाउंटिंग की नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की हमारी दो मेन पॉलिसीज हैं। राइट, दो मेन पॉलिसीज हैं हमारी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। पहली पॉलिसी है, ये अकाउंटेंट से बनाई, पूरी दुनिया में है। ये पॉलिसीज बहुत वाइडली यूज होती हैं, बहुत प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, 100% अप्लाई होती हैं रियल वर्ल्ड में। तो सर पहली पॉलिसी है कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ईयर ऑफ परचेज में। किसमें? ईयर ऑफ परचेज में, नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ईयर ऑफ डिस्पोजल में हम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा इस बात पे। सर क्या मतलब है इसका? अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर क्या मतलब है इसका, ये क्या बात कर रहे हैं आप। मैं एक एग्जांपल छोटी सी इनिशिएट कर देता हूं, बहुत सिंपल सी बेसिक सी एग्जांपल इनिशिएट कर देता हूं, उस एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। ये चेक करना जरा, हम एक बिजनेस है, हमने कंप्यूटर खरीदा 200,000 रुपीज का, 2 लाख रुपए का, और हमने खरीदा है 30 दिसंबर 2023 को। ये चेक कीजिएगा, डेट आपके सामने लिख दी, डेट और प्राइस दोनों लिख दी, डेट और कॉस्ट। 30 दिसंबर 2023, 30 दिसंबर 2023 को हमने कंप्यूटर खरीदा 2 लाख रुपए का, और हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2023। ठीक एक दिन बाद, राइट एट द नेक्स्ट डे, ठीक एक दिन बाद हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है। अब आप मुझे जरा एक बात खुद बताएं, सुकून से, इत्मीनान से, सोच के, देख के जरा ये बात मुझे बताएं कि ये कंप्यूटर हमने ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे इस्तेमाल कर लिया होगा, इससे ज्यादा तो यूज नहीं किया होगा। शायद 24 घंटे भी पूरा यूज ना हुआ हो सकता है 30 दिसंबर के बिल्कुल लेट आवर्स पे हमारे पास आया और हमने 31 दिसंबर को इसको सिर्फ अनबॉक्स किया हो, और शायद कुछ एक आध दो सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल किए हो। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी? बल्कि सवाल चेंज है, सवाल चेंज है, क्या इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए? ये है मेरा सवाल। क्या इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए? चाहिए का सवाल पूछ रहा हूं मैं, चाहिए। होगी नहीं होगी वो एक सेपरेट केस हो गया। क्या इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए? ऑब्वियसली द माइंड इज सेइंग नो। लेकिन अकाउंटिंग में माइंड का कोई अमल दखल नहीं है, पॉलिसीज का गेम है बॉस। अगर ये बिजनेस पॉलिसी ए यूज करता है, अगर ये बिजनेस पॉलिसी ए यूज करता है, तो इस साल जब इनकम स्टेटमेंट बनेगी 2023 की, तो इस कंप्यूटर पे भी बाकी तमाम कंप्यूटर्स की तरह पूरी डेप्रिसिएशन लगेगी, इररिस्पेक्टिव के ये बॉक्स खोला भी या नहीं खोला। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, दिस इज द पॉलिसी। ये पॉलिसी है सर, पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, पॉलिसी है, अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ईयर ऑफ परचेज में पूरी डेप्रिसिएशन लगा देंगे तो इस तरह से परचेज की डेट इग्नोर हो जाती है। इस केस में पॉलिसी ए यूजुअली रिलेटिवली आसान भी होती है, क्योंकि पूरे साल की डेप्रिसिएशन लग रही है, तो कभी भी खरीदा मैटर नहीं करता हमारे लिए, एक दिन पहले खरीदा या एक महीने पहले खरीदा या एक हफ्ते पहले खरीदा, ये मैटर नहीं करता। अच्छा, पॉलिसी ए को अगर आप पूरा पढ़ो ना, पूरा, तो आगे लिखा हुआ है नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल होता है जब नॉन करंट एसेट को हम बेचते हैं, राइट, व्हेन नॉन करंट एसेट इज सोल्ड। जब हम नॉन करंट एसेट को बेचते हैं उसे डिस्पोजल कहते हैं। तो जिस साल बेच रहे हैं उस साल
इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई रिपीट, जिस साल हम बेच रहे हैं उस साल हम इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कंप्यूटर वाली ही एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूं, चेक कर लेना जरा, चेक कर लेना जरा। मिसाल के तौर पे अब 31 दिसंबर 23 हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए। अगले साल 24 में ये कंप्यूटर रूटीन में आ गया, फिर 25 में ये कंप्यूटर और यूज हुआ। 26 में 2026 में बिजनेस ने ये फैसला किया कि अब इस कंप्यूटर का टाइम पूरा हो गया, अब हम इसको बेच देते हैं इस साल। चेक कीजिएगा, दिसंबर 30 2026 को ये कंप्यूटर डिस्पोज कर दिया गया, बेच दिया गया, और अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है December 31 2026 को। मतलब अंडरस्टैंड करना, साल खत्म होने से एक दिन पहले इसे बेच दिया गया। आसान सवाल, बिल्कुल आसान सवाल। क्या टेक्निकली ये पूरे साल यूज हुआ? यस और नो? क्या ये कंप्यूटर हमारे पास 2026 में टेक्निकली पूरे साल यूज हुआ? अगर ये 30 दिसंबर 2026 को बेचा जा रहा है, इसका मतलब 1 जनवरी 2026 से बिजनेस इसे यूज कर रहा होगा, और साल के एक खत्म होने से एक दिन पहले बेचा जा रहा है। इसका मतलब 364 डेज कम से कम ये यूज हुआ है हमारे बिजनेस में 2026 में। बोलो यस और नो, बोलो भाई, यस और नो? क्या ये 2026 में टेक्निकली पूरे साल इस्तेमाल हो चुका है ना? लेकिन पॉलिसी कहती है कि कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी इस साल इस कंप्यूटर के ऊपर, इस 2 लाख के कंप्यूटर के ऊपर 2026 में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। पॉलिसी है सर, नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ डिस्पोजल, नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ डिस्पोजल। बात समझ आई? तो पॉलिसी ए है बहुत सिंपल सी, कहता है पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी, पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी ईयर ऑफ परचेज में, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी ईयर ऑफ सेल में। ये सवाल का मैं इंतजार करता हूं हमेशा पॉलिसी ए में। आई वेट फॉर दिस क्वेश्चन, आई एब्सोल्युटली लव दिस क्वेश्चन। आ गए 3 4 स्टूडेंट्स, ये सवाल लेकर आ गए। ये सवाल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि ये सवाल मेरे इतना इतना ये सवाल मैं इस पॉलिसी के बाद सुनता हूं। सब लोग सुन लेना, मासूम सवाल आए हुए हैं 4 5 स्टूडेंट्स के, अच्छे सवाल है। मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा मुझे उम्मीद थी वैसे कि ये सवाल यकीनन पूछा जाएगा कि सर अगर जिस साल खरीदा हो उसी साल बेच दिया तो क्या करेंगे सर? समझना था ना, जिस साल खरीदा ईयर ऑफ परचेज पूरी डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए, सर उसी साल बेच दिया ईयर ऑफ डिस्पोजल कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगनी चाहिए। सुन लेना जरा, दैट इज नॉट अ नॉन करंट एसेट बाय डेफिनेशन देन। नहीं नहीं, पॉलिसी भी छोड़ दो भाई, पॉलिसी भी छोड़ दो। नॉन करंट एसेट ही नहीं हुआ ना। नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन मैंने और आपने पढ़ी है। नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन क्या है? एनी एसेट दैट इज यूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। ये तो एक साल भी नहीं यूज हुआ, तो जब ये नॉन करंट एसेट ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन कहां से आएगी इसकी? बात समझ आई? अकाउंटिंग है, हर चीज लॉजिकल है, एक एक चीज। बस ऐसे सवाल आने चाहिए, अच्छा लगता है। ये सवाल जब आते हैं तो पता चलता है कि हाँ यार क्या बात कर दी बॉस। बिल्कुल, एनसीए तो वही कहलाएगा ना जो एक साल से ज्यादा यूटिलाइज हो जाए। ये तो एनसीए नहीं है, ये तो करंट एसेट है, तो करंट एसेट की तो डेप्रिसिएशन ही नहीं है ना। क्या होता है उसको छोड़ दो, अब उस वक्त क्या होगा इस केस में, होगा क्या, इसको छोड़ देते हैं अभी, इसको लेट इट भी कर देते हैं। ये हमारे सिलेबस से बियॉन्ड है, ये हमारे सिलेबस से बियॉन्ड है कि सर हम उस नॉन करंट एसेट को अगर खरीद रहे हैं और उसको उसी साल बेच दें
तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे नहीं लगाएंगे, दैट इज बियॉन्ड आवर सिलेबस राइट नाउ, उसको अभी इग्नोर करते हैं। अभी इस पे फोकस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी ए हो गई आपके सामने, मैं आपके सामने, प्लीज चेक कीजिएगा, गौर से देखिएगा। यहीं पे आपके सामने पॉलिसी बी बनाने जा रहा हूं, या पॉलिसी बी लिखने जा रहा हूं। चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा, पॉलिसी बी। सर अब पॉलिसी बी क्या होती है, चेक कीजिएगा। डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड ऑन monthly basis, means it is charged for the period of ownership। जितने टाइम हम यूज कर रहे हैं, जितने मंथ्स, तो मंथ्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन अप्लाई हो जाएगी, मंथली डेप्रिसिएशन। तो दोनों पॉलिसीज, अब मंथली डेप्रिसिएशन में ये कहानी खत्म हो गई कि ईयर ऑफ परचेज क्या और ईयर ऑफ डिस्पोजल क्या, खत्म कहानी, ऑफ। आपने 3 महीने पहले कंप्यूटर खरीदा है, तो 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगाएंगे भाई, रियलिस्टिक। 6 महीने पहले कंप्यूटर खरीदा तो आधे साल की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 1 महीने पहले कंप्यूटर खरीदा तो 1 महीने की डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब बराए मेहरबानी प्लीज ऐसा कोई सवाल नहीं पूछ लेना कि सर अगर 4 दिन पहले खरीदा हो, सुन लीजिएगा, 4 दिन पहले भी खरीदा हो ना, तो मंथली डेप्रिसिएशन में पूरे महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। और ये ऐसे सवाल एग्जामिनर हमसे पूछता नहीं है। एग्जामिनर कीप्स इट वेरी सिंपल, बहुत सिंपल रखता है एग्जामिनर इस सवाल को। डेप्रिसिएशन वो मंथली अगर करा रहा है तो वो महीने के बीच में नहीं खरीदेगा, एसिड, ये बात तय है। वो मंथ के स्टार्ट में या मंथ के एंड में ही कहानी करेगा। तो आपको ये पता होगा कि मंथ्स प्रॉपर है हमारे पास, डेज में कहानी नहीं जाती हमारे पास। तो डेप्रिसिएशन पॉलिसी बी में हम मंथली बेसिस पे चार्ज करते हैं, जितने मंथ्स हमारे पास एसेट रहा हम उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो वी हैव फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर, मैं इन क्वेश्चंस को जरा देख लूं जल्दी से। ऑलराइट, तो यहां तक हमारी दोनों पॉलिसीज क्लियर हैं, हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, नॉन करंट एसेट, सब चीजों का बैकग्राउंड बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो अब हम जा रहे हैं उस टॉपिक की तरफ जिसका सबको है इंतजार। नोट कीजिएगा, अ स्टूडेंट, अ स्टूडेंट शुड बी, a student should be able to prepare the following three ledgers regarding PFD। ये चेक कीजिएगा, यही तो टॉपिक है सर, कि आप में से हर किसी को, एक अकाउंटिंग स्टूडेंट को, इररिस्पेक्टिव वो ओ लेवल्स का हो, एएस लेवल का हो, A2 लेवल का हो, एसीसीए हो, सीए हो, सीएफए हो, बी बीबीए हो, एमबीए हो, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस हो, इररिस्पेक्टिव अकाउंटिंग का स्टूडेंट है ना, उसे ये 3 लेजर्स बनाने आने चाहिए डेप्रिसिएशन के टॉपिक से रिलेटेड। पहला, ए एनसीए एट कॉस्ट अकाउंट। आप में से सबको एनसीए एट कॉस्ट अकाउंट बनाना आना चाहिए। दूसरा अकाउंट होता है हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। चेक कीजिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। और तीसरा अकाउंट आपको बनाने आना चाहिए डिस्पोजल अकाउंट। ये आपका पूरा टॉपिक है डेप्रीसिएशन का, 3 अकाउंट्स, एनसीए कॉस्ट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट। और ये तीनों टेस्ट भी होते हैं आपके सिलेबस में, आपके पास पेपर्स में तीनों टेस्ट भी होते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, सबसे पहला अकाउंट
जो हमारे सामने इस वक्त आ रहा है, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। मैं आपके सामने, जो हमारे सामने सबसे पहला अकाउंट इस वक्त आ रहा है, मैं वो आपके सामने इनिशिएट करने लगा हूं। गौर से देखिएगा। द फर्स्ट अकाउंट जो हमारे सामने आ रहा है, दैट इज एनसीए एट कॉस्ट अकाउंट, नॉन करंट एसेट एट कॉस्ट अकाउंट। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, नाम में ही लिखा हुआ है एनसीए, मतलब ये एसेट का अकाउंट है, मतलब ये एसेट का अकाउंट है। और हम सब ने पढ़ा है कि एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, और जब कम होता है तो हम उसको क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। ये हम सब ने पढ़ा हुआ है, राइट? इसमें कोई नई बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम नाउ, कि एसेट बढ़ता है तो डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, कम होता है तो क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। फोकस कीजिएगा, जो इस पूरे अकाउंट का सबसे कोर क्रंच पार्ट है सर, वो है कॉस्ट। कॉस्ट, हमारा जो फोकस है वो कॉस्ट पर होगा। किस पर होगा? कॉस्ट पर होगा। तो सर, अब सबसे पहले इस अकाउंट में नोट कीजिएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा, एनसीए एट कॉस्ट अकाउंट में सबसे पहले जो चीज हमारे पास आ जाती है वो है बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो है बैलेंस ब्रॉट डाउन। और हम सब ने ये पढ़ा हुआ है कि एसेट इज अ डेबिट बैलेंस, राइट? ये पढ़ा हुआ है ना हमने, एसेट इज अ डेबिट बैलेंस। तो ये चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। 2019, 2019, मैं आपको 2019 के एक साल की वर्किंग दिखा रहा हूं यहां पे, कि 2019 में हमारे नॉन करंट एसेट्स के साथ क्या हुआ। ये उसका अकाउंट है। 2019 में हमारे नॉन करंट एसेट्स के साथ क्या हुआ, ये उसका अकाउंट है, और ये उसकी कॉस्ट का अकाउंट है, उसकी कॉस्ट का अकाउंट है। तो 2019 जनवरी फर्स्ट, सर जनवरी फर्स्ट का मतलब है साल का स्टार्ट, साल का शुरू, द स्टार्ट ऑफ द ईयर। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 100,000। अब मैं आपको ना एक इंटरप्रिटेशन देता हूं, इंटरप्रेट कर रहा हूं इस वैल्यू को, इस ये जो लिखा है मैंने इसको इंटरप्रेट कर रहा हूं, बहुत आसान है। एट 1 जनवरी 2019, the non-current assets that business already owns has a cost value of 100,000। उनकी कॉस्ट 100,000। कभी भी खरीदे हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है इस वक्त। वी डोंट नीड टू एक्चुअली रिलेट दिस राइट नाउ कि ये कब खरीदे, ये कभी भी खरीदे हो। 1 जनवरी 2019 को हमारे बिजनेस का पार्ट है, हमारे बिजनेस में मौजूद है, और इनकी कॉस्ट है 100,000। तो चेक कीजिएगा, इधर इधर ब्रैकेट में देखो मैं ये क्या लिख रहा हूं, कॉस्ट। कॉस्ट है ये 1 लाख। ये इंपॉर्टेंट है। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। मुझे ये बताइएगा, क्या हम साल के दौरान कुछ नए नॉन करंट एसेट्स खरीद सकते हैं? यस और नो? यस और नो? क्या हम साल के दौरान कुछ नए नॉन करंट एसेट्स खरीद सकते हैं? यस और नो? है ना? यस सर, राइट, यस सर। अच्छा, अब मुझे ये भी बताओ, क्या ये नॉन करंट एसेट जब हम खरीदेंगे तो नॉन करंट एसेट्स हमारे पास आ रहे हैं या जा रहे हैं?
ये नॉन करंट एसेट जब हम खरीदेंगे तो हमारे पास ये नॉन करंट एसेट्स आ रहे हैं या जा रहे हैं? अच्छा ये बताओ, नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? बोलो भाई। है ना? आ रहे हैं, वैल्यू बढ़ रही है। हमारे बिजनेस में जब नॉन करंट एसेट आएंगे, व्हेन व्हेन न्यू नॉन करंट एसेट्स वुड बी कमिंग इन, व्हेन न्यू नॉन करंट एसेट्स वुड बी कमिंग इन, तो जाहिर सी बात है हमारे नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, बिजनेस में मौजूद नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। एनसीए बढ़ेगा, उसे डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। तो डेबिट साइड पे गौर से सुनना, हम परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, इसका एक और नाम भी है एडिशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स खरीदे हमने, एडिशन किया, तो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। चेक कीजिएगा, ये वैल्यूज मैं अज्यूम कर रहा हूं, डेट्स भी अज्यूम कर रहा हूं, लेकिन बताते जाऊंगा क्या लिख रहा हूं। चेक कीजिएगा, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च, फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च, मार्च 1, हमने 40,000 का एक नॉन करंट एसेट खरीदा, लेकिन खरीदा उधार पे, क्रेडिट। हमने 40,000 का एक नॉन करंट एसेट खरीदा, लेकिन खरीदा उधार पे, और खरीदा हमने ए बी सी एंटरप्राइज से। ये लीजिए, खरीदा हमने ए बी सी एंटरप्राइज से। तो नोट करना, नॉन करंट एसेट आ रहा है, नॉन करंट एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, एनसीए डेबिट। और क्योंकि ये नॉन करंट एसेट हम उधार पे खरीद रहे हैं, उधार पे लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी का नाम है एबीसी इंटरप्राइज, उससे खरीदा है, उसका अकाउंट क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। एसेट डेबिट, एनसीए डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। कितनी सिंपल सी डबल एंट्री है सर, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसमें, ये तो बहुत बेसिक सी डबल एंट्री है। आइए और भी कंप्लीट करते हैं, इस पे और भी डिस्कशन करते हैं, फोकस कीजिएगा। सर 1 मार्च को जो हमने नॉन करंट एसेट खरीदा था ना, वो हमने खरीदा उधार पे। 1 मार्च को जो हमने नॉन करंट एसेट खरीदा, वो हमने खरीदा उधार पे। चेक करते जाइएगा, नोट कीजिएगा, जून 1, जून 1 हमने एक और नॉन करंट एसेट खरीदा 30,000 का। हमने एक और नॉन करंट एसेट खरीदा 30,000 का, एंड दिस टाइम वी हैव पेड कैश। कैश बोलो या बैंक बोलो, एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज है। इस दफा हमने उधार पे नहीं खरीदा है, हमने कैश पे खरीदा है। मुझे ये बताओ, कैश आ रहा है या जा रहा है? जब हमने नॉन करंट एसेट खरीदा, तो हमारे पास कैश आ रहा है या हमारे पास से कैश जा रहा है? कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट। नॉन करंट एसेट आ रहा है, नॉन करंट एसेट डेबिट। तो नोट कीजिएगा, हमने ये खरीदा 30,000। फोकस देखिएगा, कॉस्ट के ऊपर है, फोकस कॉस्ट के ऊपर है, कॉस्ट। इज दिस राइट? फोकस जो है ना हमारा, वो कॉस्ट के ऊपर है। वाई कॉस्ट? क्योंकि सर ये कॉस्ट अकाउंट है, क्योंकि सर ये कॉस्ट अकाउंट है। इज दिस राइट? ठीक हो गया। अच्छा अब एक बात समझना, क्या ऐसा हो सकता है कि हम नॉन करंट एसेट्स बेच भी रहे हो साल के दौरान? पुराने नॉन करंट एसेट जो हमारे पास पड़े हुए हैं, जो हमारे पास पिछले सालों के नॉन करंट एसेट्स हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि साल के दौरान हम नॉन करंट एसेट बेचें? हो सकता है ना? उसे कहते हैं डिस्पोजल, उसे कहते हैं डिस्पोजल। अच्छा उस केस में नॉन करंट एसेट जा रहे हैं, उस केस में नॉन करंट एसेट जा रहे हैं, नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम हो रही है। हम सब ने पढ़ा, नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम होगी तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। चेक करना जरा, नोट करना। सर February 28, 28 फरवरी को, 28 फरवरी को हमने एक नॉन करंट एसेट बेचा। 28 फरवरी को हमने एक नॉन करंट एसेट
बेचा। फोकस कीजिएगा, 28 फरवरी को हमने एक नॉन करंट एसेट बेचा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूं, बताओ ये कौन सा अकाउंट है? बताओ ये कौन सा अकाउंट है? सर ये है कॉस्ट अकाउंट। तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमने कितने रुपए में बेचा। अमाउंट ऑफ डिस्पोजल अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां है कॉस्ट अकाउंट। तो हम ये देखेंगे कि ये एसेट हमें कितने का पड़ा। ये जो नॉन करंट एसेट है, ये हमने जब खरीदा था तब इसकी कॉस्ट क्या थी। तो पता ये चला मिसाल के तौर पे कि सर इसकी कॉस्ट थी 10,000। 10,000 रुपए का ये एसेट हमने खरीदा था, आज हम इसको बेच रहे हैं। तो हमारे बिजनेस से नॉन करंट एसेट जा रहा है। हमारे नॉन करंट एसेट्स में से 10,000 कॉस्ट, 10,000 कॉस्ट, 10,000 कॉस्ट का एसेट हम बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं वो अभी इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं, नॉट राइट नाउ, नॉट टुडे। आज अभी इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये हमने कितने रुपए में बेचा। इसकी वैल्यू 10,000 थी, तो एसेट जा रहा है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एनसीए को क्रेडिट करेंगे। लेकिन कॉस्ट वैल्यू से, कॉस्ट वैल्यू से। और एसेट बेचने को हम कहते हैं डिस्पोजल। तो ये हुआ है, चेक कीजिएगा, डिस्पोजल ऑफ, लेट सपोज NCA 5। कोई NCA 5 है हमारे पास? बहुत सारे एनसीए में ये कोई फिफ्थ एनसीए, नंबर फिफ्थ, जो हमने कभी खरीदा था 10,000 रुपए का, आज हम इसको बेच रहे हैं, जा रहा है हमारे पास से, कॉस्ट वैल्यू से क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना? इसी तरीके से अब आप मुझे एक आखिरी बात, इस अकाउंट में एक आखिरी चीज रह गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, फोकस कर लीजिएगा, प्लीज नोट कीजिएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे अभी रह गई है। मुझे ये बताएं, हमने नॉन करंट एसेट खरीदे क्रेडिट पे, और हमने नॉन करंट एसेट कैश पे भी खरीदे, और हमने नॉन करंट एसेट बेचे भी। अच्छा, क्या रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में, क्या रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में ये हो सकता है कि हम एसेट, नॉन करंट एसेट देकर उसके एक्सचेंज में एक एडवांस मॉडल, एडवांस वर्जन, न्यूअर मॉडल, न्यूअर वर्जन खरीद लें? क्या ये हो सकता है? आप मुझे बताएं जरा। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? हो सकता है ना? अच्छा, अब अंडरस्टैंड करना, बड़ा दिमाग वाला सवाल है ये, फोकस कीजिएगा। कंप्यूटर देके, पुराना कंप्यूटर देके नया कंप्यूटर खरीदा, डिफरेंस के पैसे हो गए। पुरानी व्हीकल देके नई व्हीकल खरीदी, डिफरेंस के पैसे हो गए। पुराना जनरेटर देके नया जनरेटर खरीदा, डिफरेंस के पैसे हो गए। तो अंडरस्टैंड करना, यहां पर है ना, दो चीजें एक साथ हो रही हैं। आई रिपीट, यहां पे दो चीजें एक साथ हो रही हैं। वो क्या? हम एसेट खरीद भी रहे हैं और सेम सिचुएशन, सेम पोजीशन में बेच भी रहे हैं। परचेज भी हो रहा है और डिस्पोज भी हो रहा है। और मजे की बात ये सुनो कि जितने का एसेट खरीद रहे हैं उतने पैसे नहीं दे रहे, क्योंकि कुछ एक्सचेंज में भी तो दे रहे हैं। इसको कहते हैं, चेक कीजिएगा, इसको कहते हैं पार्ट एक्सचेंज। चेक कीजिएगा, इसको कहते हैं पार्ट एक्सचेंज। पार्ट एक्सचेंज क्या होता है? नोट कीजिएगा, वेयर अ बिजनेस
buys a new non-current asset in exchange of an old non-current asset with a difference amount. मुझे बताएं क्या पार्ट एक्सचेंज का मतलब समझ आ गया? यस और नो?